नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसका अध्याय हम 4th पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। तो विद्यार्थियों, पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति की बात हम अगस्त 1947 में से कर सकते हैं, जब भारी सांप्रदायिक रक्तपात के बाद भारत का विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान दो देशों में विभाजित हो चुका था। 15 अगस्त को देश को आजादी मिली भारत को, और 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हो गया। आजादी के समय से लेकर अब तक भारत निरंतर संघर्षों में उलझा हुआ है और भारत का विभाजन मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्र के सिद्धांत के कारण हुआ था। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के विभाजन के कारण सभी चीजें जो है हमारी विवादास्पद बनी रही। बहुत से मुद्दों पर हम विवादित रहे और उसके उपरांत भी भारत ने पाकिस्तान के साथ हर संभव शांति की वार्ता, शांति के साथ चलने का प्रयास किया, सहयोगात्मक दृष्टिकोण रखा, लेकिन उसके उपरांत भी पाकिस्तान के साथ हमारा उतना सहयोग और शांतिपूर्ण व्यवस्थाएं नहीं बन पाई हैं। तो विद्यार्थियों, हम बात करते हैं कश्मीर मसले को लेकर। पाकिस्तान के साथ बंटवारे के तुरंत बाद ही हमारा संघर्ष जो है छिड़ चुका था और इस विवाद के बारे में हम 8वें अध्याय में विस्तार से और पढ़ेंगे विद्यार्थियों। और 1947 में ही कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक छाया युद्ध भी छिड़ गया था। बहरहाल यह संघर्ष पूर्ण व्यापी युद्ध का रूप न ले सका और यह मसला फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले कर दिया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ भारत के संबंधों के लिहाज से पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण घटक रहा। कश्मीर के सवाल पर हुए संघर्ष के बावजूद भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच सहयोग संबंध कायम हुए। दोनों सरकारों ने मिलजुल कर प्रयास किया कि बंटवारे के समय जो महिलाएं अपहृत हुई हैं, जिनका अपहरण हुआ है, उन्हें अपने परिवार के पास वापस लौटाया जा सके। विश्व बैंक की मध्यस्थता से नदी जल के में हिस्सेदारी को लेकर चला आ रहा एक लंबा विवाद भी सुलझा लिया गया। नेहरू और जनरल अयूब खान ने सिंधु नदी जल संधि पर 1960 में हस्ताक्षर किए। भारत पाकिस्तान संबंधों में नरमी गर्मी के बावजूद इस संधि पर ठीक ठाक अमल होता रहा। दोनों देशों के बीच 1965 में कहीं ज्यादा गंभीर किस्म के सैन्य संघर्ष की शुरुआत हुई। आप अगले अध्याय में भी पढ़ेंगे कि इस वक्त लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे और 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके के रन में सैनिक हमला भी बोल दिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर में उसने अगस्त सितंबर के महीने में बड़े पैमाने पर हमला किया और पाकिस्तान के नेताओं को उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर की जनता उनका समर्थन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना की बढ़त को रोकने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ से जवाबी हमला करने के आदेश दिए। दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनघोर लड़ाई हुई और भारत की सेना आगे बढ़ते हुए लाहौर के नजदीक तक पहुंच चुकी थी। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से इस लड़ाई का अंत हुआ और बाद में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच 1966 में 1966 में ताशकंद समझौता भी हुआ और सोवियत संघ ने इसमें मध्यस्थ भूमिका निभाई। और हालांकि 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सैन्य क्षति पहुंचाई, लेकिन इस युद्ध से भारत की कठिन आर्थिक स्थिति पर और ज्यादा बोझ पड़ गया। विद्यार्थियों, जनरल अयूब खान और
लाल बहादुर शास्त्री के बीच में 10 जनवरी 1966 को जो ताशकंद समझौता हुआ वो एक शांति समझौता था। और इस समझौते के अनुसार उन्होंने ये तय किया था कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करेंगे। और यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान की बहुत लंबी वार्ताओं के उपरांत हुआ और 11 जनवरी 1966 को ताशकंद यानी सोवियत संघ, वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है, और वहां पर जाकर यह समझौता हुआ। और इस समझौते के प्रारूप के रूप में यदि हम बात करें तो ये ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान की शक्ति का प्रयोग नहीं करने के लिए, अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण निपटारा करने के लिए किया गया था। और इन दोनों देशों के बीच आपसी हित के मामलों में शिखर वार्ताएं तथा अन्य स्तरों पर वार्ताएं जारी रहेंगी और इन सब पर किया गया था। और भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर भी आधारित था। और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध फिर से स्थापित करने की बात की गई थी इसमें। और उसमें बात की गई थी कि एक दूसरे के बीच में प्रचार के कार्य को फिर से सुचारू कर दिया जाएगा। आर्थिक और व्यापारिक संबंधों तथा संचार संबंधों की फिर से स्थापना तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान फिर से शुरू कर दिया जाएगा। और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जिससे कि लोगों का निर्गमन बंद हो जाएगा और शरणार्थियों की समस्या और अवैध प्रवासी का प्रश्न पर विचार विमर्श जारी रहेगा। और इन दोनों के बीच में होने वाले संपत्ति के बंटवारे के बीच में जो प्रश्न होगा उसको भी विभिन्न वार्ताओं के माध्यम से सुलझाया जाएगा। तो इस प्रकार से अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के मध्य जो ताशकंद समझौता हुआ, ताशकंद अब सोवियत संघ में ना होकर के उज्बेकिस्तान में है, वहां पर यह समझौता किया गया। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं बांग्लादेश युद्ध की। बांग्लादेश युद्ध 1971 में हुआ और इस 1971 में हुए बांग्लादेश युद्ध का परिणाम यह हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में और पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान के रूप में स्थापित हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच में यह तीसरा युद्ध था विद्यार्थियों। और इस युद्ध में कम से कम 94,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी भी बनाया गया। और इस युद्ध में पाकिस्तान की हार देखते हुए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कई मित्र देशों को साथ लेकर, जिसमें ब्रिटेन, चीन, पाकिस्तान, फ्रांस ये प्रमुख थे, और ये सभी देश जो है भारत की ओर बढ़ चले और इसकी सूचना सोवियत संघ को मिली। और 1948 में रूस और भारत के एक दूसरे की मदद करने के लिए जो समझौता हुआ था, उस समय जो ये ताशकंद समझौता और की जो भी बात की गई थी, इससे भी पहले जो समझौते हुआ था 1948 में, उस समय रूस बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी ताकत के साथ भारत की मदद के लिए तैयार हो गया। और आधे देशों को तो रूस ने सीधे चेतावनी भी दे दी थी, अगर आप लोग जो है इस प्रकार से भारत पर कोई आक्रमण हुआ तो उसके भुगतने के लिए आप तैयार हो जाएं। तो इस प्रकार से सोवियत संघ ने हमारी मदद करी और ब्रिटेन, चीन और फ्रांस जो पाकिस्तान के प्रमुख बनकर के उसके साथ उभर कर सामने आए और सोवियत संघ ने हमारा साथ दिया। तो इसी प्रकार से 1971 का भी युद्ध इसमें हम देख सकते हैं कि 1970 में पाकिस्तान के सामने एक गहरा अंदरूनी संकट आ खड़ा हुआ था और पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में खंडित जनादेश आया और जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी रही, जबकि मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल की। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के हाथों अपने साथ हुए दोयम दर्जे के नागरिकों के बर्ताव के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली जनता ने इस पार्टी को वोट दिया था। पाकिस्तान के शासक इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। आवामी लीग एक परिसंघ बनाने की मांग कर रही थी, लेकिन वे इस मांग को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे।
आप इस कार्टून में देख सकते हैं कि इस प्रकार का व्यंग किया गया है कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, नेता झगड़े और सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। ज्यादातर आम नागरिकों को इनसे कुछ लेना देना भी नहीं था। ये वास्तविकता है कि आम नागरिकों को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जो शीर्षस्थ नेता होते हैं वो आपस में ही लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। और एक और व्यंग देखिए, इस बात से तो ऐसा जान पड़ता है कि भारत सोवियत खेमे में शामिल हो गया था। क्या सोवियत संघ के साथ इस 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने के बावजूद हम कह सकते हैं कि भारत गुटनिरपेक्षता की नीति पर अमल कर रहा था? कहने का मतलब है 1971 में जब पाकिस्तान के साथ भारत ने 20 वर्षीय जो मैत्री संधि करी थी, तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगा कि क्या वास्तव में भारत गुटनिरपेक्ष नीति का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। यह भी एक व्यंग किया गया। आगे देखिए, इसकी जगह पाकिस्तानी सेना ने 1971 में शेख मुजीब रहमान को गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। जवाब में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने अपने इलाके यानी मौजूदा बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए संघर्ष छेड़ दिया। 1971 में पूरे साल भारत को 80 लाख शरणार्थियों का बोझ वहन करना पड़ा। ये शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत के नजदीकी इलाकों में आ गए और वहां शरण ली। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता प्रदान की। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत उसे तोड़ने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन ने मदद की। 1960 के दशक में अमेरिका और चीन के बीच संबंधों को सामान्य करने की कोशिश चल रही थी और इससे एशिया में सत्ता समीकरण नया रूप ले रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने 1971 के जुलाई में पाकिस्तान होते हुए गुपचुप चीन का दौरा किया। अमेरिका पाकिस्तान चीन की धुरी बनता देख भारत ने इसके जवाब में सोवियत संघ के साथ 1971 में शांति और मित्रता की एक 20 वर्षीय संधि पर दस्तखत कर लिए। विद्यार्थियों, हमने पिछली किताब में समकालीन वैश्विक राजनीति में भी हमने ये पढ़ा था कि अमेरिका ने किस प्रकार से चीन के साथ 70 के दशक में गुपचुप रूप से उसके साथ हाथ मिलाने का प्रयास किया और उससे मैत्री संबंध और व्यापारिक संबंध साधने का प्रयास किया। इसके जवाब में भारत ने भी सोवियत संघ के साथ 1971 में 20 वर्षीय संधि कर ली और संधि से भारत को इस बात का आश्वासन मिला कि हमला होने की सूरत में सोवियत संघ भारत की मदद करेगा। तो इस शर्त पर उसने संधि करी कि अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करता है और अमेरिका और अन्य शक्तियां पाकिस्तान के साथ रहती हैं, तो निश्चित रूप से सोवियत संघ हमारी मदद करेगा, सहायता करेगा। महीनों राजनयिक तनाव और सैन्य तैनाती के बाद 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक पूर्ण व्यापी युद्ध छिड़ गया बच्चों, और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पंजाब और राजस्थान पर हमले किए, जबकि उसकी सेना ने जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा खोला। जवाब में भारत ने अपनी वायुसेना, नौसेना, थल सेना के बूते पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे से कार्रवाई की और स्थानीय लोगों के समर्थन और स्वागत के बीच भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ी। 10 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया और अपने 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय के साथ भारतीय सेना ने अपनी तरफ से एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया और बाद में 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौते पर दस्तखत हुए और इससे अमन की बहाली हुई। इसके बाद आप देखें कुछ आगे की बातें, जिसे हम कारगिल संघर्ष की बात करें तो 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में तीसरा युद्ध हुआ, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध कारगिल जगह पर
जिससे इसे कारगिल युद्ध कहा गया। यह बहुत ही ठंडा इलाका था जिसमें पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। जब भारत की सेना को पता चला तो इन्होंने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर ली। देखिए विद्यार्थियों, इसमें कारगिल संघर्ष के बारे में बताया गया है कि 1999 के शुरुआती महीनों में भारतीय इलाके की नियंत्रण सीमा रेखा के कई ठिकानों जैसे द्रास, मास्को, काक्सर, बतालिक पर अपने को मुजाहिदीन बताने वालों ने कब्जा कर लिया था और पाकिस्तानी सेना की इसमें मिली भगत भांपकर भारतीय सेना इस कब्जे के खिलाफ हरकत में आ गई और इससे दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ गया। इसे कारगिल की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये कारगिल जगह पर ही हुआ था और 1999 के मई जून में ये लड़ाई जारी रही और 26 जुलाई 1999 तक भारत अपने अधिकतर ठिकानों पर पुनः अधिकार जमा चुका था। कारगिल की लड़ाई ने पूरे विश्व को ध्यान खींचा और इससे ठीक एक साल पहले दोनों देश परमाणु हथियार बनाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी कर चुके थे और यह लड़ाई सिर्फ कारगिल के इलाके तक ही सीमित रही और पाकिस्तान में इस लड़ाई को लेकर बहुत विवाद मचा। कहा गया कि सेना के प्रमुख ने प्रधानमंत्री को इस मामले में अंधेरे में रखा था और इस लड़ाई के तुरंत बाद पाकिस्तान की हुकूमत पर जनरल परवेज मुशर्रफ की अगुवाई में पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण कर लिया था। अर्थात वहां की व्यवस्था पर, प्रशासनिक व्यवस्था पर सेना का नियंत्रण यानी मार्शल लॉ लागू हो चुका था। इसके बाद हम देख सकते हैं इस पत्रिका में द टाइम्स ऑफ इंडिया में दिखाया गया है। ये देखिए आप 1971 का युद्ध के बारे में चर्चाएं किस प्रकार से पत्र पत्रिकाओं में छपी हैं। युद्ध में इस निर्णायक जीत से देश में उत्साह की लहर दौड़ गई और अधिकांश भारतीयों ने इसे गौरव की घड़ी के रूप में देखा और माना कि भारत का सैन्य पराक्रम प्रबल हुआ। और अगले अध्याय में इसको हम पढ़ेंगे कि इंदिरा गांधी इस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी और 1971 के लोकसभा चुनावों में उन्हें विजय मिली थी। 1971 की जंग के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को चार चांद लग गए और इस युद्ध के बाद अधिकतर राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हुए और अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी बड़ी बहुमत से जीती भी थी। भारत ने अपने सीमित संसाधनों के साथ नियोजित विकास की शुरुआत की थी और पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष के कारण पंचवर्षीय योजना पटरी से उतर गई। 1962 के बाद भारत को अपने सीमित संसाधन खास तौर से रक्षा क्षेत्र में लगाने पड़े और भारत को अपने सैन्य ढांचे का आधुनिकीकरण भी करना पड़ा। 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग और 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना हुई और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 और 66 पर असर पड़ा और इसके बाद लगातार 3 एक वर्षीय योजना पर अमल हुआ। मतलब 3 साल तक एक एक वर्ष की योजनाएं बनती रही। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में शुरू हो सकी और युद्ध के बाद भारत का रक्षा व्यय बहुत ज्यादा बढ़ गया। और विद्यार्थियों, भारत और पाकिस्तान के मध्य इस प्रकार से युद्ध का माहौल जो है हमेशा, या युद्ध की आशंका हमेशा बनी रहती है, आतंक की आशंका हमेशा बनी रहती है और शांति का माहौल जो है पनप ही नहीं पाता है। यदि हम बात करें 2016 के उड़ी हमले की, तो उड़ी में हुआ 18 सितंबर 2016 को जम्मू और कश्मीर के उड़ी सेक्टर में LOC के पास स्थित भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर यह हमला हुआ। यह एक आतंकी हमला था जिसमें 16 जवान शहीद हो गए थे विद्यार्थियों, और सैन्य बलों की कार्रवाई में सभी 4 आतंकी मारे गए थे और यह भारतीय सेना पर किया गया लगभग 20 सालों में सबसे बड़ा हमला था और उरी हमले में सीमा पार बैठे आतंकियों का हाथ इसमें बताया जाता है। और उरी इनकी योजना के तहत ही सेना के कैंप पर फिदायनी हमला किया गया। हमलावरों के द्वारा निहत्थे और सोते हुए जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की गई और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, ज्यादा से ज्यादा जो जवान है वो मारे जाएं। अमेरिका ने उड़ी हमले को आतंकवादी हमला करार दिया और उड़ी हमले का बदला भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से लिया और जिस पर एक फिल्म भी बन चुकी है, और उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक। और यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें देश हित के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास हुआ और हम भारतीयों में राष्ट्रीयता
पनपी भी। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से भारत के साथ पाकिस्तान के जो संबंध है वो हमेशा इसी प्रकार से द्वंद्वात्मक, विवादित और गंभीर बने हुए हैं। और भारत सरकार ने इस आतंकी हमले को बहुत गंभीरता से भी लिया और गृह मंत्री ने इस हमले की वजह से रूस और अमेरिका के प्रस्तावित दौरे को भी टाल दिया था। और भारतीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में यह कहा गया कि उरी में ढेर किए गए चारों आतंकी जैश ए मोहम्मद के थे और जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने पीओके के सवाई नाला कैंप में प्रशिक्षण भी दिया था। और उरी हमले के लिए आतंकी दो के ग्रुप में आए थे और 36 घंटे पहले ही उन्होंने घुसपैठ कर ली थी। और इन 4 आतंकियों को पिछले महीने सवाई नाला कैंप में ट्रेनिंग भी दी गई थी और हाफिज सईद और सलाउद्दीन ने मिलकर उरी हमले की साजिश को रचा था। और संयुक्त ट्रेनिंग के बाद हमले के लिए अलग अलग टीम बनाई गई थी और इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि उनके पास 42 आतंकी कैंपों के खिलाफ पुख्ता सबूत भी हैं। और पहले हुए कई हमलों जिसमें पठानकोट इत्यादि हैं, की तरह से ही इस हमले में आतंकवादियों के पाकिस्तान से संबंध होने के प्रमाण मिले और जिसके कारण भारत भर में, पूरे भारत में पाकिस्तान के प्रति बहुत ज्यादा रोष भी प्रकट हुआ और भारत सरकार ने कई प्रस्तावित कदम उठाए जिनसे भारत और पाकिस्तान के संबंधों में बहुत ज्यादा विवादित और संघर्षात्मक स्थिति बनी। तो इस प्रकार से भारत सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर विश्व भर में पाकिस्तान को अलग थलग करने की मुहिम भी छेड़ दी है। अब किसी भी प्रकार से भारत जो है पाकिस्तान के साथ संबंध स्थापित करने के विचार में बिल्कुल भी नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने आतंक का पोषण करने वाले देशों की बिल्कुल निंदा की और पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में कह दिया विद्यार्थियों कि कश्मीर छीनने का सपना अब पूरा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, ऐसा उन्होंने कहा। और भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा शुरू कर दी और पाकिस्तान ने इससे युद्ध की कार्रवाई भी बताया और भारत के खिलाफ परमाणु हथियारों के उपयोग की धमकी दी और संधि रद्द होने के डर से पाकिस्तान ने विश्व बैंक का दरवाजा भी खटखटाया। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और साथ में ये बात भी थी कि भारत ने नवंबर 2016 में इस्लामाबाद में होने वाले दक्षिण शिखर सम्मेलन में इसका बहिष्कार भी कर दिया और बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान ने भी भारत का समर्थन करते हुए इसका बहिष्कार कर दिया। तो विद्यार्थियों, इतना ज्यादा भारत और पाकिस्तान का जो संबंध है, इतना विवादित संबंध हमेशा बना हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपसे विद्यार्थियों कि आपको यह पाकिस्तान के साथ हमारे किस प्रकार से शांति वार्ताएं और किस प्रकार से युद्ध का माहौल जो है हमेशा पनपता रहा है, इसको आपने समझने का प्रयास किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगी भारत की परमाणु नीति, इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार एंड धन्यवाद।